गुड मॉर्निंग। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। और सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। जिंदगी कट रही है या चल रही है? क्या विचार चल रहा है? सर नस्ली देख रहे हो? क्या मतलब? समझ नहीं आया। चलिए करें आगे कंटिन्यू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमने कल शुरुआत कर दी थी। आज आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ और फंक्शंस पे बात करेंगे। कल हमने कुछ चीजों के ऊपर चर्चा कर ली थी, लाइक द करेंसी नोट्स वगैरह, करेंसी मैनेजमेंट एंड द बैंकर टू द बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द स्टेट गवर्नमेंट, इन सब के ऊपर चर्चा की थी। आज कुछ और चीजों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे हम बैंकर टू द बैंक के ऊपर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इश्यूर ऑफ करेंसी, करेंसी प्रिंटिंग कैसे होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो सब चर्चा हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर बैंकर टू बैंक इस तरह से यहाँ पर हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आ, एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है सभी से बैंक्स के बैंकर के रूप में। जितने भी बैंक्स हैं यहाँ पर आपके इंडिया में, उन सभी का रेगुलेटर है, उन सब का सुपरवाइजर है। ये तो हमने पढ़ा ही था, है ना। लेकिन एक और यहाँ पर चीज आपने देखी होगी कि आप यहाँ पर जो पैसा है आजकल, है ना, होता है यूपीआई, आप इस्तेमाल करते होंगे बहुत सारे लोग। एकदम से तुरंत पैसा दूसरे का पहुंच जाता है, राइट। आपने अभी जैसे अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदा होगा, तो खरीदते वक्त आपने कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया होगा ना, लाइक दी आपने कोई इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज किया होगा, यूपीआई इस्तेमाल किया होगा। आपने कोई ना कोई एक ना एक मोड इसमें से यूज किया होगा, है ना, पेटीएम किया होगा, कुछ भी, राइट। अब आपका अकाउंट जो है, वो आपका अकाउंट किसी का पेटीएम में है, किसी का एसबीआई में है, किसी का पीएनबी में था, किसी का एचडीएफसी में है अकाउंट, किसी का किसी बैंक में, किसी का किसी बैंक में, सभी का अकाउंट किसी ना किसी बैंक में है, अलग अलग, है ना। आपने पैसा अपने अकाउंट से भेजा, कहां पैसा भेजा गया? कि जहां पर आपका आपने पेमेंट करी है। क्या आपको पता है कि आपने पेमेंट कौन से अकाउंट में करी? आपने पेमेंट कौन से अकाउंट में करी, आपको पता चला? नहीं पता चला, मैं बता देता हूँ।
अनअकैडमी का जो अकाउंट है, जो मेन अकाउंट है, वो है आईसीआईसी बैंक में। ठीक है, आईसीआईसी बैंक में जो आपने पेमेंट करी है वो आईसीआईसी बैंक में पहुंची। आपका अकाउंट किस में था? आपका अकाउंट तो किसी और बैंक में था। आपका अकाउंट आईसीआईसी बैंक में, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन उसके अलावा अकाउंट जो है, यहाँ पर 95% लोगों ने, हो सकता है 99 ही कहूंगा, है ना, कि 99% लोगों का यहाँ पर अकाउंट आईसीआईसी के अलावा किसी दूसरे बैंक में था जिन्होंने अनअकैडमी प्लस खरीदा होगा। ठीक है, तो आपका बैंक अकाउंट दूसरे में, अनअकैडमी का दूसरा बैंक अकाउंट, दूसरा बैंक, तो आखिरकार वहां से पैसा उधर पहुंचा कैसे? तो इसके बीच में जो एक अहम रोल प्ले किया जाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर सभी बैंक्स के अकाउंट मेंटेन करता है अपने पास, और कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिन मैकेनिज्म्स के ऊपर हम बात करेंगे बहुत डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, अभी तक वैसे हो जाने चाहिए थे वो लेक्चर्स, लाइक द आरटीजीएस, एनईएफटी वगैरह। डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट तो मैं कर चुका हूं, कुछ आरटीजीएस, एनईएफटी वगैरह वो पढ़ाना बाकी है, वो आ जाएंगे लेक्चर्स। आने वाले लेक्चर में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेक्चर में फिट कर दूंगा। तो वो माध्यम से यहां पर हम क्या करते हैं, इंटरबैंक ट्रांजैक्शन करते हैं। इंटरबैंक ट्रांजैक्शन यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजा गया, इंटरबैंक ट्रांजैक्शन। तो उसके लिए आरबीआई यहां पर एज अ मीडिएटर रहता है। तो पहला पैसा आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई से पैसा दूसरे बैंक के पास जाता है। ये इतना क्विकली हो सकता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, विद इन सेकेंड जा सकता है, टाइम भी लग सकता है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है विद इन सेकेंड जाए, टाइम भी लग सकता है ना। आपके अकॉर्डिंग चला जाता है, आप एनरोल हो जाते हैं कोर्स में, जरूरी नहीं है कि पैसा उसके अकाउंट में पहुंच ही गया हो। ठीक है, तो दैट इज दी बैंकर टू बैंक की आरबीआई यहां पर सभी बैंक्स के अकाउंट मेंटेन करेगा, तभी ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, कि आरबीआई के पास जो बैंक अकाउंट है उससे पैसा आ गया, दैट्स इट, बात खत्म, यानी कि आ ही गया। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर एक और फंडा होता है जिसको हम कहते हैं क्लीयरिंग का कंसेप्ट, क्लीयरिंग। ठीक है, जिसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में आप पैसा, उस केस में भी यहाँ पर ट्रांसफर होता है, उसके ऊपर भी किसी ना किसी लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, वो चीज होगी। इस तरह से यहाँ पर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है बैंकर टू बैंक का। और एक और चीज के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफी मशहूर है और काफी फेमस है, एक लाइन जो है बहुत बार आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, दैट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुनी हो, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट का मतलब ये होता है कि जब यहां पर किसी की कोई ऐसी सिचुएशन मेरे पास आ गई कि भाई मेरे पास कुछ पैसा जो है वो मुझे चाहिए, इमीडिएट पैसा चाहिए। एक तो है चलो पैसा पड़ा है लेकिन इमीडिएट चाहिए, अभी चाहिए मेरे पास पैसा, वो पैसा नहीं है और कोई मुझे पैसा देने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, पैसा देने के लिए मुझे रेडी नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में जो आपको पैसा दे दे उसको हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कहेंगे, कि लास्ट मोमेंट आ चुका है, कोई और मेरा साथ नहीं दे रहा है और कोई आपको पैसा दे दे, यानी कि पैसा लेंड कर दे आपको, तो उसको हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लास्ट मोमेंट तक यहाँ पर सभी बैंक्स के साथ खड़ा रहता है। यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स आपने सुने होंगे, बैंक फेल हो गया, बैंक डूब गया, बैंक बंद हो रहा है, बैंक डूब गया, बैंक बंद हो गया। इस तरह की सिचुएशन आती क्यों है? इस तरह की सिचुएशन आती है जब बैंक के पास लिक्विडिटी क्रंच होता है। आपको याद होगा हमने लिक्विडिटी रिस्क के बारे में चर्चा की थी, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया भी था लिक्विडिटी रिस्क क्या होती है। वही चीज है कि अगर इनकेस ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि बैंक अपने जो प्रेजेंट में ऑब्लिगेशंस हैं, जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, यानी कि डिपॉजिटर्स आगे बहुत सारे पैसा लेने के लिए, बैंक उसको पूरा नहीं कर पा रहा है क्योंकि बैंक के पास अभी शॉर्ट टर्म उसके बाद मैच्योरिटी हुई नहीं है किसी प्रोडक्ट्स की, डिपॉजिट्स की, यहाँ पर जो पैसा वापस दे सके, यहाँ पर उनको लोन वापस नहीं आया, कोई भी कारण हो सकता है जो उसके बाद पैसा अभी प्रेजेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा पड़ा है, 2 साल बाद पैसा मिलेगा सारा का सारा, लेकिन अभी नहीं है, तो उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हम यहाँ पर पैसा कुछ समय के लिए उधार ले सकते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए उधार में लिया जा सकता है, उसी को हम कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। ठीक है, और यही लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट आपका जो आपने सुना होगा
रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह वगैरह शब्द जो सुने होंगे, जिसका मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, वो यहाँ पर वही टर्म यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि दैट इज दी, हम शॉर्ट टर्म पर्पज से आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है और वो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के तहत दिया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कशन हम कल करेंगे, ठीक है, डिटेल में करेंगे। ये हुआ बैंकर टू बैंक के रूप में। अगला आता है आपका रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। रेगुलेटर यानी कि जो आप, फैन होता है अपने घर पे, फैन होगा सभी के घर पे, है ना, सीलिंग फैन, छत वाला फैन। वो फैन को मूवमेंट किससे कराते हो, स्पीड कैसे बढ़ाते हो, किससे बढ़ाते हो, पता है किससे बढ़ती है उसकी स्पीड? कम होती है, तेज होती है, स्पीड होती है ना, स्विच से, रिमोट से। अमीर लोग यार यहाँ तो। फैन क्या होता है ये देखो, सेंट्रलाइज्ड एसी वाले, हाथ से, हाँ ये हो गए थोड़े से ठीक, हाथ वाला बंदा ठीक है ना, टच करके हुआ यार, टच, टच वाला पंखा तुम्हारे घर पे, गजब यार, खतरनाक कहानी है, टच वाला पंखा। क्या कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो? जिनके घर पे टच वाला पंखा हो बैंक की तैयारी कर रहे हैं भाई। तुम्हारा तो टच वाला पंखा ये तुम्हारी एक महीने की सैलरी के बराबर आया होगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था, आप रेगुलेटर इस्तेमाल करते होगे ना, रेगुलेटर को आप 1 2 3 4 5 करते हो, है ना, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, रेगुलेटर हमारे घर पे खराब रहते हैं। होता है ना ऐसा कि आप रेगुलेटर, पंखा चला रहे हो 4 पे, चल रहा है 2 पर, फिर आप 2 पर घुमाते हो तो जाकर 4 पे चलता है पंखा, है ना, ऐसा होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे घर पे भी है, 4 नंबर पंखा चलता ही नहीं है, बंद ही हो जाता है, जो 3 पे चलता है 5 पे चलता है ना। तो वो रेगुलेटर क्या करता है, वो कंट्रोल कर रहा है फैन को, फैन की स्पीड को कंट्रोल करता है ना, जो कंट्रोलर है फैन का, राइट, ओके। सो उसी तरह से यहां पर, उसी तरह से यहां पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी यहां पर कंट्रोलर रहता है हमारे बैंकिंग सिस्टम का। वैसे कोई एग्जांपल बड़ा वाहियात मैंने दिया था पंखे वाला, ऐसे दिमाग में आ गया मेरे दिमाग में, क्योंकि कल रात को ही मेरा पंखा वो दो जो मैंने बताया 4 नंबर पे चलना बंद हुआ, इसलिए एकदम दिमाग में आ गया मेरे रेगुलेटर। तो एग्जाम्पल बड़ा वाहियात था, देना नहीं चाहिए था, पुअर जोक था। सो उसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पर हमारे इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को संभालता है, मतलब कि रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर। उनको सारी की सारी पॉलिसीज, गाइडलाइंस देता है, किस तरह से क्या काम किया जाना चाहिए, और जो काम यहाँ पर वो उसको साइन करता है, जो काम उसको साइन करता है, वो काम में यहाँ पर आपका, अगर बैंक्स उसको पूरा नहीं करते हैं वो काम, अगर बैंक्स उसको पूरा नहीं करते हैं वो काम, तो ऑब्वियस उनके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज की जाती है, उन पर पेनल्टी भी लगाई जाती है। उनको यहाँ पर आपका अलग अलग लेवल पे याद करवाया जाता है कि भाई साहब आपको ये करना है, ये करना है, आप ये कर नहीं रहे हैं। उनकी चेकिंग होती है, ऑडिटिंग होती है, सारे काम होते हैं, ठीक है, ओके। सो ये चीज यहाँ पर आपकी रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम में होती है, बेसिक मैंने आपको जानकारी दी, ठीक है, गॉट इट। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसको डिटेल में जानना, बहुत सारी चीजें इसमें जरूरी है, ठीक है। तो इसी में सोते होगे, बात सही है, मैं इसी में सोता हूँ। एक ना, क्या होता है कि कई बार ना एक बीमारी लग जाती है इंसान को, उस बीमारी का नाम है के से, और एस से वो खत्म होती है ना। क्या करें, वो जब बीमारी जिसको लग जाती है ना, फिर उसको इसी
एसी में सोना, एसी के बस ऐसे होता है कि एसी चला लो, कमरा ठंडा हो गया, बंद कर दो, बस अब पंखा चलेगा, है ना। तो वो बीमारी है, तो इसलिए फिर पंखे में सोना पड़ता है ना। वैसे याद आया, तुमने एसी बताया, मैंने एक रूम का एसी नहीं चलाया था सुबह से, अब चलाया मैंने ना। तभी मैं सोचू गर्मी क्यों लग रही है, अभी चलाया, आपने याद दिला दी, थैंक यू। तो मैं ऐसे अभी पसीने पसीने होने लग जाते हैं। सो बैंक्स आर फंडामेंटल टू नेशंस फाइनेंशियल सिस्टम वगैरह वगैरह, ये मैंने ऊपर वाली चीजें हैं बताई हैं आपको। आरबीआई ओवरसीज फंक्शनिंग ऑफ द फॉलोइंग: कमर्शियल बैंक्स, जिसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एग्जिम बैंक, नबार्ड, एनएचबी, सिडबी, इन सब के फंक्शंस को देखता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के फंक्शंस को देखता है। आरआरबी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट, ये कोऑपरेटिव बैंक्स के जो है सुपरवाइजरी पावर्स जो है वो नबार्ड के साथ मिलकर देखता है। यहाँ पर आपका ये भी लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एनबीएफसी, ओनली उन एनबीएफसी की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पर एक असेट फाइनेंस कंपनी की तरह काम करती हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनीज, लोन कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी फैक्टर्स, मॉर्गेज कंपनी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग की कंपनी की तरह काम करती है। हमने एनबीएफसी वाला चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है ना, एनबीएफसी हमने कर लिया ना। तो एनबीएफसी में मैंने बहुत सारे टाइप्स बताए थे, उसमें से इन केवल इन टाइप्स के ऊपर अगर मैं फोकस करूं तो यहाँ पर वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है। उस क्लास में भी मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको बताया था। एनबीएफसी विद नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी में सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अकाउंट एग्रीगेटर, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, ये यहाँ पर रेगुलेट करता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज लाइक द सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, क्रिफ, हाईमार्क, चार जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। अब एज अ बैंकिंग रेगुलेटर, ठीक है, एज अ बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। उनमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लाइसेंस देना। आरबीआई बैंक्स को लाइसेंस देता है और इवन ब्रांचेस को भी देता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितनी पूंजी आपको जरूरत है, कैपिटल कितनी चाहिए आपको। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, किस तरह से यहाँ पर उसका एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, किस तरह से बैंक यहाँ पर आगे हायरार्की रहेगी बैंक की और वो कैसे काम करेंगे। प्रूडेंशियल रेगुलेशन टू इंश्योर सोल्वेंसी एंड लिक्विडिटी ऑफ द बैंक्स, बैंक्स को इंश्योर करना कि उनके पास इनफ लिक्विडिटी बनी रहे। सोल्वेंसी यानी कि पैसा जो देना है उन्होंने किसी को, यहाँ पर जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड पूरी करनी है, टाइम डिपॉजिट टाइम पूरा करना है, उनको पैसा वापस देना, दैट इज सोल्वेंसी। उनको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना है उसके रिगार्डिंग उनको गाइडलाइंस जारी करना। लैंडिंग टू सर्टेन प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में यहाँ पर आरबीआई गाइडलाइन जारी करता है, मैंने आपको पढ़ाया। इंटरेस्ट रेट, कुछ एरियाज में यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के ऊपर कल बात करेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, उसको भी कहीं ना कहीं हद तक कुछ लेवल तक रेगुलेट करता है। नॉट सभी जगह 100%, बट हाँ कुछ जगह पे। और इसके अलावा इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, ये हमने पढ़ा था एनपीए के केस में कि एनपीए गाइडलाइंस भी वो देता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन, एक्सपोजर लिमिट, ये भी यहाँ पर गाइडलाइन लास्ट में जो देता है आरबीआई देता है कि बैंक कितना इन्वेस्ट कर सकता है कहीं पर, और ठीक है उनकी एक्सपोजर लिमिट क्या हो सकती है कि वो कितना लोन दे सकता है किसी व्यक्ति को, वो एक्सपोजर लिमिट में आता है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर आरबीआई के एज अ रेगुलेटर फंक्शन के रूप में सामने आती है। इसके अलावा और भी है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा ये तो अब आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, ये सारे के सारे यहाँ पर दे दिए, बता दिए कि ये भाई साहब फंक्शंस है, ये चीजें हैं, इन सब के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अब इन केस इन सब के अकॉर्डिंग ना चल रहा हो कोई बैंक, कोई काम ना कर रहा हो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आए ना दिन टाइम टू टाइम अपने कुछ सुपरविजन के टूल्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें टूल्स यहाँ पर ऑन साइट भी हो सकते हैं, ऑफ साइट भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, ऑन साइट इंस्पेक्शन भी हो सकता है, ऑफ साइट भी हो सकता है। ऑन साइट का मतलब ये होता है कि आरबीआई यहाँ पर ब्रांचेस में जाकर, बैंक के हेडक्वार्टर में जाकर इंस्पेक्शन करता है,
वहां पर जाकर अपने पर्सन खुद ऑफिशियल्स आरबीआई के जाते हैं और जो भी चीजें चाहिए, जो भी उनको चेकिंग करनी है वो कर लेंगे। ऑफसाइट सर्विलियंस में होगा कि यानी कि आरबीआई जो है घर अपने ऑफिस में बैठा बैठा रिपोर्ट्स के माध्यम से उनकी चेकिंग करता है, बैंक्स की चेकिंग करता है, और जो भी रिक्वायरमेंट है, किसी तरह की जरूरत है, उसको यहाँ पर इवन डिमांड भी कर सकता है, मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, मुझे इस तरह चाहिए, उन सबको स्क्रूटिनी, उनकी सुपरवाइजरी मीटिंग करता है। ये सब चीजें यहाँ पर की जाती है रिजर्व बैंक के द्वारा। फॉर मोर इफेक्टिव सुपरविजन आरबीआई ने यहाँ पर अडॉप्ट किया है एक मैकेनिज्म जिसको रिस्क बेस्ड सुपरविजन कहते हैं। रिस्क बेस्ड सुपरविजन, आरबीएस, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आगे आने वाले आपके पूरे करियर में आपको ये देखने को मिलने वाला है। रिस्क बेस्ड सुपरविजन का कंसेप्ट आपके बैंकिंग करियर में एवरी ईयर आपको मिलेगा। रिस्क बेस्ड सुपरविजन बेसिकली क्या है? रिस्क बेस्ड सुपरविजन आपका एक ऑडिट का एक तरीका है। ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग। चेकिंग किस चीज की? कि जो आप लोगों काम करते हो डेली रूटीन में बैंक में, कुछ भी आप काम करेंगे डेली रूटीन में बैंकिंग में, उस चीज को यहाँ पर चेक किया जाता है, उस चीज की यहाँ पर ऑडिट होती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बैंक में काम कर लेंगे, कुछ भी अपनी मनमानी तरीके से कुछ भी करते रहेंगे और बाद में कोई भी चेकिंग नहीं होगी। ऑब्वियस है, कल को आप किसी भी कस्टमर के अकाउंट से पैसा निकाल कर किसी अपने रिश्तेदार के खाते में भेज दें, है ना, और आपको पता चले वो कस्टमर तो भाई साहब जा चुका, कहीं विदेश में जा चुका है, वो वापस आएगा नहीं, है ना, या फिर ये हो सकता है कि आपको पता चल जाए कस्टमर की मृत्यु हो चुकी है, अब इसके परिवार वाले पैसा लेने आ नहीं रहे हैं, या वो आए तो उन्होंने मना कर दिया, सर 1000 रुपये तो पड़ा, अब क्या निकाल लेंगे, इतनी फॉर्मेलिटीज करेंगे, छोड़ो ना। आपने 1000 रुपये निकाल कर किसी अपने रिश्तेदार के खाते में डाल दिया, क्योंकि आपके हाथ में पावर्स होती है, आप ऐसी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हो, कुछ भी किसी का भी पैसा इधर से उधर कर सकते हो, अगर आपको ये पता चले कि कल को इन चीजों की चेकिंग नहीं होगी, तो इंसान लालच में आ ही जाएगा। अब लोन किसी को भी किसी भी तरह का लोन दे दोगे, कोई पर्सन आप रिश्तेदार को ऐसे ही लोन दे दोगे, जा भाई ले जा, अगर चेकिंग नहीं होगी कि आपने डॉक्यूमेंट कराए हैं कि नहीं कराए, वो एलिजिबल था कि नहीं था, बहुत सारी चीजें होती है ना, कि अब एलिजिबिलिटी भी देखनी है, भाई साहब उसकी इनकम भी नहीं है, आपने उसको पैसा लोन दे दिया, है ना, तो ये सब चीजें आपकी एक दोबारा से सुपरवाइज होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए हम यहाँ पर बैंक की जो भी गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस को, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करके, पूरा करके ही हम अपना जो बैंकिंग का डेली रूटीन का काम होता है उसको करते हैं, क्योंकि आपका कोई भी काम किसी भी तरह की स्क्रूटिनी में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, किसी टाइम भी उनकी चेकिंग हो सकती है। और वो चेकिंग यहाँ पर जिसके थ्रू होती है, जिस एक मैकेनिज्म के थ्रू होती है, या जो एक कह सकते हैं ना एक तरीका है चेकिंग करने का, ऑडिट करने का, उस ऑडिट करने के तरीके को हम रिस्क बेस्ड सुपरविजन कहते हैं। उस चीज को हम रिस्क बेस्ड सुपरविजन कहते हैं, आरबीएस कहते हैं। आरबीएस यहाँ पर बेसिकली किस तरह से होता है? आरबीआई यहाँ पर बैंक के इंटरनल सिस्टम से भी हो सकता है, एक्सटर्नल सिस्टम से भी हो सकता है। इंटरनल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, इंटरनल सिस्टम यानी कि बैंक के खुद के ही सीनियर ऑफिशियल जो होते हैं, वो यहाँ पर हर एक साल, एवरी ईयर, अब एक एक बैंक की एक एक ब्रांच को यहाँ पर ऑडिट करते हैं। ऑडिट, ठीक है, ऑडिट का यहाँ पर मतलब AUDIT होता है ऑडिट। एक अलग से बैंक में डिपार्टमेंट होता है जिसको हम ऑडिट डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। उस डिपार्टमेंट अलग से यहाँ पर कुछ पोस्टिंग्स होती हैं, आप में से ही कुछ लोगों को चुना जाता है, बट सीनियर लेवल के, जिनका एक्सपीरियंस हो जाता है 10-12 साल का, ऊपर की पोस्ट पर सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, उन लोगों को उस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दी जाती है। उन डिपार्टमेंट जो पोस्टिंग है, उनका काम होता है यहाँ पर अपने एरिया की, वो एक एक एरिया बांट दिया, जैसे मान लीजिए राजस्थान है, तो राजस्थान का मान लीजिए एक ऑडिट ऑफिस बना दिया, तो ऑडिट ऑफिस यहाँ पर मान लीजिए उन्होंने जयपुर में बना दिया, ठीक है, एक बैंक ने, तो जयपुर से यहाँ उस डिपार्टमेंट में उन्होंने 25-30 लोग अपॉइंट कर दिए। तो उन 25-30 लोगों का काम क्या है? उन 25-30 लोगों का काम है राजस्थान में जितनी ब्रांचेस हैं उन सभी ब्रांचेस में जाना, वहां पर एक एक हफ्ता, 10-10 दिन, 15-15 दिन लगाते हैं, और उस ब्रांच की जाकर ऑडिट करके आते हैं, चेकिंग करके आते हैं, और वहां पर आपका सारी चीजें, फाइल्स उनकी चेक करना कि उन्होंने सही काम किया है कि नहीं है, अकाउंट ओपन सही तरीके से हो रहे हैं नहीं हो रहे, केवाईसी ले रहे हैं नहीं ले रहे, जो ट्रांजेक्शन की जा रही है वो ट्रांजेक्शन यहाँ पर सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है, कस्टमर की कंसेंट से ट्रांजेक्शन की गई है कि नहीं की गई, ऐसी हवा में तो नहीं कर दी गई, उनकी कोई ना कोई रिकॉर्ड है या नहीं है, लोन जो दिए जा रहे हैं वो सही एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं, जो लोन के डॉक्यूमेंट साइन करवाए गए हैं नहीं करवाए गए, बहुत सारी चीजें
एक एक चीज यहाँ पर वो रिस्क बेस्ड सुपरविजन का पार्ट बनती है। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि ऑब्वियस है, और कि एक ब्रांच ने यहाँ पर बहुत सारे लोन एग्जीक्यूट किए हो, बहुत सारे लोन अकाउंट ओपन किए हो, बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए हो, तो कितना चेकिंग करेंगे? तो ये रैंडम चेक होता है। यहाँ पर लोन की फाइल्स हो सकता है सारी चेक हो जाए, क्योंकि बहुत बारी ब्रांचेस में लोन्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं, तो लोन की फाइल हो सकता है सारी चेक कर ली जाती है, लेकिन डिपॉजिट साइड वगैरह वगैरह इनकी चेकिंग रैंडम होती है यहाँ पर आपकी। लेकिन चीजें स्क्रूटीन में आ सकती हैं, रिपोर्ट्स निकलती हैं बैक एंड से, जिनसे पता लग जाता है, आइडिया लग जाता है कि ये इस अकाउंट में हेराफेरी की गई है। और फिर वो यहाँ पर हमारे जो ऑडिट कर रहा है, अगर उसको लगता है कोई ना कोई चीज गड़बड़, तो इवन कोई एक पर्सन के अगेंस्ट भी कार्रवाई की जा सकती है कि इसने गड़बड़ की थी। ब्रांच के अगेंस्ट नहीं होगी, वो इस पर्सन के अगेंस्ट यहाँ पर कार्रवाई होगी, ताकि एक डर बना रहे, ताकि इन फ्यूचर कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पर ऐसा काम ना करे। ठीक है, तो ये होता है। एक मैंने एक्सटर्नल तरीका बताया। एक्सटर्नल तरीके में यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स आकर वहां पर चेकिंग करते हैं। राइट, तो दैट इज दी आरबीआई के द्वारा रिस्क बेस्ड सुपरविजन के तहत यहाँ पर आरबीआई या फिर बैंक का ही खुद का सिस्टम, उसके थ्रू यहाँ पर ऑडिट की जाती है। आरबीएस को कहते हैं। ये आरबीएस के तहत जब आपकी ऑडिट कंप्लीट हो जाती है आरबीएस के तहत, तो उसके बाद इसको आरबीएस ही हो जाता है, मतलब रिस्क बेस्ड सुपरविजन ही क्यों कहते हैं। शब्द इसका रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क ऑब्वियस है कि बैंक में अगर कोई भी गड़बड़ होगी उससे रिस्क हो सकता है बैंक को। लाइक अभी नीरव मोदी का केस था, मैंने समझाया भी था। उस केस में यही हुआ था कि यहाँ पर इन्वॉल्व थे, स्टाफ इन्वॉल्व हो गया, उन्होंने कुछ गड़बड़ की थी। अगर उसकी सुपरविजन की जाती, अच्छे से ऑडिट की जाती, तो पकड़ में आ जाता है। नहीं ऑडिट हुई या कोई कारण रहा होगा, ऑडिट से छूट गया, व्हाट्सएवर, स्क्रूटीन में नहीं आया होगा, रैंडम चेकिंग हुई होगी, नहीं हुआ होगा, तो वही चीज है यहाँ पर आपकी कि सुपरविजन की गई और उसमें किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व है। आपने बहुत सारे, हमने रिस्क पढ़े थे उस दिन बैंक के अकॉर्डिंग, तो किस तरह का उसका रिस्क इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सुपरविजन की गई। और फाइनली ये देखा जाता है कि वो जो ब्रांच है वो किस रिस्क कैटेगरी में आती है। रिस्क कैटेगरी बहुत सारी होती है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, तीन कैटेगरीज में यहाँ पर डिफाइन किया जाता है एक ब्रांच को। लो रिस्क कैटेगरी यानी कि ब्रांच में बहुत कम रिस्क है। जब भी हम पूरी रिस्क में सुपरविजन करेंगे, उसके बाद हम अपने सॉफ्टवेयर में सारी सारी चीजें डाल देते हैं, ये कमियां ब्रांच में पाएगी। सॉफ्टवेयर हमारा उसके अकॉर्डिंग बैंक ब्रांच को यहाँ पर रेटिंग असाइन कर देता है कि हाँ 100 में से इस ब्रांच की इतनी रेटिंग है रिस्क के मामले में। मान लीजिए ब्रांच की रेटिंग 90 आती है, तो यानी बहुत हाई रिस्क ब्रांच है ना। ठीक है, जितनी कम रेटिंग आएगी उतनी ब्रांच कम रिस्क की है, यानी कि उसने काम बहुत अच्छा किया है, कोई भी ऑडिट में कमी पाई नहीं गई है उसकी ब्रांच में, तो कम रेटिंग आई। तो लो रिस्क में कैटेगरी में, मीडियम रिस्क कैटेगरी में, हाई रिस्क कैटेगरी में आ सकता है। तो इसी चीज को कहते हैं रिस्क के अकॉर्डिंग उसकी सुपरविजन करना। और ये जो रेटिंग दी जाती है, रैंकिंग दी जाती है हर एक ब्रांच को, लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड दी हाई रिस्क, उसी को हम रिस्क बेस्ड सुपरविजन कहते हैं। अब मान लीजिए कोई ब्रांच हाई रिस्क में होती है ना, तो उसकी ऑडिट क्या होती है, 6 महीने बाद फिर से हो जाती है। अगर कोई ब्रांच मीडियम या लो रिस्क में होती है, उसकी उसकी जो ऑडिट होती है वो 1 साल बाद हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि बार बार होती रहती है, एक टाइम पीरियड होता है पर्टिकुलरली। ऐसे तो कितने तो स्टाफ होगा ऑडिट करने वाला और कितनी ब्रांचेस होंगी, तो कैसे पॉसिबल है वो चीज, है ना, नहीं पॉसिबल ना। तो इसलिए यहाँ पर आपका उनको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि हाई रिस्क ब्रांच है तो ऑब्वियस है उस पर गड़बड़ है, तो 6 महीने बाद फिर से कर ली गई। और सभी सभी बैंक्स में यहाँ पर इस तरह से ये काम एग्जीक्यूट किया जाता है रिस्क बेस्ड सुपरविजन का। अब ये जो रिस्क बेस्ड सुपरविजन मैंने आपको बताया, ऑडिट का तरीका करने का बताया, इस तरीके से पहले, ये आरबीएस के से पहले, यहाँ पर आज से मैं कोई 8-9 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, उससे पहले एक और तरीका होता था। आरबीएस नहीं होता था, उसकी जगह एक और रेटिंग देने का तरीका होता था। अभी तो रेटिंग दी गई लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क के अकॉर्डिंग। उस टाइम पे भी ऑडिट होती थी और ऑडिट के बाद यहाँ पर रेटिंग निकाली जाती थी कैमल्स के बेस पर। कैमल्स, आपने सुना होगा कैमल, CAMELS। बहुत पुराना कंसेप्ट है, बहुत आउटडेटेड कंसेप्ट है। ठीक है, और मतलब 2012-13 में कंसेप्ट आरबीआई के द्वारा खत्म कर दिया गया था, एबोलिश कर दिया गया था। आज की डेट में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह रहा, उस बात को 7-8 साल हो चुके हैं। कैमल्स, कैमल्स, CAMELS, बड़े बड़े अक्षरों में अगर लिखें। ओके, सी यहाँ पर आपका जो, वैसे इनकी फुल फॉर्म होती है, सी की अलग, ए की अलग, एम की अलग, ऐसे ऐसे अलग यहाँ पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर
खैर उनको मैं ज्यादा चर्चा करना चाहूंगा नहीं आपको कि इनमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है ना। सी का फिर भी मतलब कैपिटल एडिक्वेसी, ए का मतलब असेट मैनेजमेंट हो गया, एम का मतलब मैनेजमेंट को अच्छे से, जो मैनेजमेंट रिव्यू अथॉरिटी है मैनेजमेंट की, ई अर्निंग हो गया, एल लिक्विडिटी हो गया, एस फॉर सेफ्टी हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर कैमल्स अलग अलग पैरामीटर के अकॉर्डिंग बैंक्स को रैंकिंग दी जाती है और फिर ओवरऑल और एक रैंकिंग निकाली जाती थी कैमल्स की। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपकी इस तरह से काम करती हैं कैमल्स में। लेकिन ये चीज मैंने अभी क्यों बताई, ये चीज इसलिए मैंने बताई है क्योंकि ये आउटडेटेड कंसेप्ट है, लेकिन स्टिल मैं कई बार देखता हूं कि आज की डेट में भी बहुत सारे टीचर्स इस कंसेप्ट को करवा रहे हैं। आई डोंट नो क्यों करवा रहे हैं। जब ये कंसेप्ट ही खत्म हो गया, उसकी जगह आरबीएस कंसेप्ट आ गया, फिर आरबीएस कराइए, फिर आप कैमल्स करवा के रहे, है ना। तो इसलिए मैंने कैमल्स बताया ताकि आपको पता चल सके, अगर आपने कहीं और से पढ़ा है कि भाई साहब कैमल्स अब दुनिया में नहीं रहा है ना, मतलब, और उसकी जगह आरबीएस आ चुका है और इस चीज को आए हुए कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी हमें कैमल्स के ऊपर नहीं चर्चा करनी है, अभी हमें आरबीएस के ऊपर चर्चा करनी है। ओके, आगे चलते हैं। बोर्ड फॉर बैंकिंग, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन की बात यहां पर चल रही है। नीचे नीचे सबसे लास्ट पैराग्राफ पढ़ने की बारी आ चुकी है। इसमें यहां पर बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन क्या है, ओवरसीज द रिजर्व बैंक्स रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। ये यहां पर रिव्यू करता है रिस्क रेटिंग ऑफ वेरियस बैंक अराइव्ड एट थ्रू आरबीएस एक्सरसाइज। अभी मैंने बताया आपको, अभी मैंने यही बताया कि रिस्क रेटिंग आती है हर एक बैंक की, हर एक बैंक की, हर एक ब्रांच की कह लीजिए, एट थ्रू आरबीएस एक्सरसाइज के थ्रू आती है और एक्शन मॉनिटर किया जाता है उसका, जो भी बैंक के द्वारा लिया गया, फॉर इंप्लीमेंटिंग द मॉनिटरेबल एक्शन प्लान इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट इश्यूड बाय द आरबीआई। तो यहां पर जो भी यहां पर ब्रांचेस की रेटिंग आई, उसके बेस पर यहां पर मैंने आपको एक तो इंटरनल बताया था, एक्सटर्नल बताया था कि आरबीआई भी करता है। अब आरबीआई यहां पर आरबीएस कैसे करेगा, आरबीआई हर एक ब्रांच की आरबीएस तो करेगा नहीं, हर एक ब्रांच की आरबीएस तो यहां पर बैंक का इंटरनल सिस्टम कर रहा है। बैंक हर एक ब्रांच के आरबीएस के अकॉर्डिंग और बैंक के हेडक्वार्टर को विजिट करेगा, कॉर्पोरेट ऑफिस को विजिट करेगा और उसमें हर एक ब्रांच की आरबीएस को यहाँ पर एनालाइज करेगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बैंक की आरबीएस बैंक की रेटिंग निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, बैंक को रेटिंग दे सकता है कि तुम हाई रिस्क में हो, मिडल रिस्क में हो, मीडियम में हो, कि लो रिस्क कैटेगरी में हो, है ना, निकाल सकता है ना। तो यहाँ पर आपका वही चर्चा की गई है, किस तरह की उसकी रेटिंग निकलेगी, क्या उसके लिए मॉनिटरिंग एक्शन प्लान यहाँ पर आरबीआई डिजाइन करेगा, क्या उसकी यहाँ पर रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट किस तरह से यहाँ पर बनाई जाएगी आरबीआई के द्वारा। तो ये चीज यहाँ पर आपकी बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन के तहत आपका जो आरबीआई का डिपार्टमेंट है वो ये काम आपका करता है। आई होप कि क्लियर होगी चीज बढ़िया से। आपको बैंकर टू बैंक के बारे में आपको मैंने अच्छे से समझाया। बहुत सारी चीजें आरबीआई करता है, ऐसा नहीं है कि लाइसेंस दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, लेकिन कंटिन्यू उनकी मॉनिटरिंग करना, कंटिन्यू उनका इंस्पेक्शन करना और उनकी जानकारी प्राप्त करना, हर एक बैंक क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कल को डूब तो नहीं जाएगा, तो कल को डिपॉजिट्स का पैसा तो नहीं खा जाएगा। तो ये सब चीजें अगर आरबीएस कंटिन्यू चलता रहता है तो फिर ये सब चीजें सामने आती रहती, ये सब चीजें आती रहती हैं सामने, है ना। ऐसा ही होता है। अब जैसे पिछले दिनों में कई बैंक आप कहते हैं ना फेल हो गए, फेल हो गए, तो फेल अचानक से नहीं होता, अचानक से नहीं होता। वो क्या होता है, आरबीआई चेकिंग करता है, आरबीआई को पता लग जाता है इसके पास पैसा नहीं बचा, बैंक नहीं बताएगा, आरबीआई को पता लग जाता है पहले, तो आरबीआई उनको इंस्ट्रक्शन देनी शुरू कर देता है कि ऐसे करो, आप पैसा ले लो, ये ले लो, वो ले लो। हाँ, अब यहाँ पर उसको बचाने का भरपूर प्रयास किया जाता है, आरबीआई भी उसको पैसा देता है, ये कर देता है, बैक एंड से इंटरनली ये सब चीजें चलती रहती है। लेकिन वही होता है कि कब तक वो चीज होगी, है ना। वो चीज फिर धीरे 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 अगर बच जाता है बैंक तो बच जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। बहुत सारी बात ऐसी होती है जो आपको पता ही नहीं चलती, जनरल पब्लिक तक पहुंचेगी नहीं वो चीजें, बैकएंड से यहाँ पर चल रहा है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी चीज की अति हो जाती है, किसी चीज को सर के ऊपर से पानी निकल जाता है, तो फिर बैंक यहाँ पर वो लिक्विडिटी क्रंच के कगार पर पहुंच जाता है और फिर उसके सिचुएशन में आरबीआई भी कुछ नहीं कर पाता। ओके, ठीक है, इसमें कोई समस्या, इसमें कोई डाउट?
हमारे कॉलोनी में मैंने आपका वीडियो दिखा तब सभी जाने एक्चुअल में हुआ क्या था। ओके, बहुत बढ़िया। कैरी ऑन सर जी, हमारे यहाँ कैरी ऑन सर जी नहीं बोलते, हमारे यहाँ बोलते कैरी ऑन जट्टा। सो अब आगे चलते हैं। ना ना, मूव ऑन तो चलो अंग्रेजी भाषा है, वैसे उसने कैरी ऑन शब्द इस्तेमाल किया तो हमारे पंजाबी में कैरी ऑन जट्टा है ना। मूवी थी एक बड़ी फेमस उसकी, है ना, तो इसलिए वो शब्द इस्तेमाल करते हैं। बैंक में वो चाहते तो किसी एरिया के हेड ऑफिस से ही सब ब्रांच की ऑडिट कर सकते हैं। नहीं, ब्रांच में आके ही ऑडिट होती है। हम लोग के कोर्स में ये सब नहीं पढ़ाए थे सर। हाँ, तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, तभी तो इसमें चैप्टर एक्स्ट्रा है ना। ये बैच थोड़ा सा प्रिविलेज बैच चल रहा है, बढ़िया बैच चल रहा है। जट्टा क्या होता है? जट एक कास्ट कम्युनिटी है, मतलब उससे एक रिप्रेजेंट किया जाता है एक पूरे स्टेट को या कुछ कम्युनिटी, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को नहीं, बट हाँ एक सेट ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है इस शब्द से, है ना। नेक्स्ट बैच में एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, नेक्स्ट बैच में यही होगा, बट इस कोर्स में कुछ एडिशनल तो पीछे चल रहे थे ना बीच में, कुछ लेक्चर बीच में रह गए, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया नेक्स्ट कोर्स का भी, तो उसमें मैंने कुछ एक ही कोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लाइक दी डिजिटल बैंकिंग मैंने 3 लेक्चर रख दी उसमें, इसमें 2 लेक्चर थे, ऐसा कुछ उसमें किया, तो एक चैप्टर बढ़ गया उसमें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज दी मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर आपका जो है वो यहां पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 को यहां पर आपका एडमिनिस्टर करता है, उसको मैनेज करता है, रेगुलेट करता है पूरी पूरी मार्केट को, जिसके तहत यहां पर वो ऑथराइज डीलर लाइसेंस देता है बैंक्स को और कुछ बैंक्स की ब्रांचेस को। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि सभी बैंक जो होते हैं इंडिया में वो ऑथराइज नहीं होते हैं आपकी फॉरेन करेंसी की ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। उनमें से कुछ चुनिंदा ही ब्रांचेस होती हैं, बैंक्स होते हैं जिनको ये प्रिविलेज दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, और उनको अलग से लाइसेंसेस दिए जाता है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आपका ये पूरी पूरी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करता है, ऑथराइज डीलर लाइसेंसेस देता है, और यहाँ पर जो भी इनकेस आपको फॉरेन में ट्रांजेक्शन करना है, पैसा यहाँ पर अदल बदल करना है, करेंसी अदल बदल करनी है, तो ये सब चीजें यहाँ पर आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की देखरेख में ही होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर एक फॉरेन एक्सचेंज को भी, रिजर्व को भी मेंटेन करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करता है, और इसके पीछे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट जो होता है उसका बहुत ही अहम रोल प्ले होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहाँ पर अलग अलग करेंसीज में मेंटेन किया जाता है, और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें मान लीजिए कुछ इंपोर्ट करना है, कोई भी सामान इंपोर्ट करना है, हम मान लीजिए $100 का सामान इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हम $50 का करते हैं, तो ऑब्वियस है $50 और कहां से आएगा? इंडिया में ये फंड है ना, तो इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, हम $50 और कहां से? तो $50 और लाने के लिए या तो हम उधार लेंगे, लोन ले लेंगे, है ना, जो कि मोस्ट कॉमन है, ऐसा हम करते हैं, या फिर आरबीआई अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा दे देगा। और लेकिन आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से तब पैसा देगा जब यहाँ पर बाकी सारी चीजें खत्म होगी, लोन मिल नहीं रहा, मार्केट में पैसा है नहीं, वगैरह वगैरह, जो भी सिचुएशन कंप्लीट होगी उसके बाद आरबीआई यहाँ पर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल करता है पेमेंट करने में। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास आज की डेट में इतना पड़ा है, आज की डेट में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा इतना पड़ा है कि मान लीजिए मुझे अकेला इंपोर्ट ही करना है, मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मेरे पास पैसा फॉरेन करेंसी में नहीं आ रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं $100 का सामान इंपोर्ट कर रहा हूं,
$50 का सामान भेज नहीं रहा, तो मुझे अभी कमी $50 की है ना, तो मुझे $50 कम करना है कहीं से रहे। लेकिन आज की सिचुएशन में मान लीजिए ऐसा आ जाता है कि $50 भी मेरे पास नहीं आ रहा, मेरे पास एक्सपोर्ट हो रहा है और मुझे $100 की जरूरत है। अब $100 कब तक आप लोन के फॉर्म में देंगे? मान लीजिए आपको लोन भी नहीं मिल रहा, तब जाकर यहाँ पर आपका आरबीआई के ऊपर सारा बोझ आएगा आपका पेमेंट करने का, इंपोर्ट की पेमेंट करने का। और हमारे पास आज की डेट में जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इंडिया के इंपोर्ट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगले 8 महीने का इंपोर्ट अफोर्ड कर सकते हैं। हम 8 महीने, यानी कि अभी मान लीजिए जो इंपोर्ट चल रहा है, उसी इंपोर्ट के ट्रेंड को हम 8 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एक्सपोर्टिंग एनीथिंग, without taking the help of any other country, without taking the help of any other organization। ठीक है, तो हम ये चीज कर सकते हैं, आपकी इंपोर्ट को यहाँ पर 8 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक अभी जो श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका में यही हुआ था कि वो इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे, उनके पास उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वही खत्म हो गया था। ठीक है, उनको बाकी तो कोई उधार दे नहीं रहा था, एक्सपोर्ट उनका बंद हो चुका था, इंपोर्ट उनको करना था क्योंकि उनकी देश जो है इंपोर्ट ओरिएंटेड है, बहुत सारी चीजें वहां पर इंपोर्ट होती हैं, लोगों तक सामान नहीं पहुंच रहा था, लोगों के पास चीजें महंगी मिल रही थी, तो इंपोर्ट जब उनको करना था तो उनके पास जो उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो भी खत्म हो रहे थे। और यही सिचुएशन इंडिया के साथ 1991 में हुई थी कि इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो खत्म होने के कगार पर आ चुके थे। अगर हम एलपीजी ना करते उस टाइम पे, है ना, अगर एलपीजी रिफॉर्म्स ना लेकर आते तो हम भी एक श्रीलंका की तरह कंट्री उस टाइम पे बन जाते। ठीक है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन किया जाता है अपने पास, और ये डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज में मेंटेन किया जाता है। और इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर गोल्ड भी मेंटेन करता है। ठीक है, गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मेंटेन करता है, उसके पीछे का एक और रीजन है, और वो रीजन है करेंसी सर्कुलेशन, करेंसी प्रिंटिंग। हम अपने इंडिया में करेंसी को जितनी मर्जी चाहे उतना प्रिंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका मतलब क्योंकि जितनी भी करेंसी आप प्रिंट करोगे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक लाइबिलिटी होती है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी कहने का मतलब क्या है? आपने जितने भी करेंसी नोट्स देखे होंगे, जितने भी करेंसी नोट्स देखे होंगे, उन सभी करेंसी नोट्स पे एक लाइन लिखी होती है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सैड अमाउंट, जो भी अमाउंट है उस पे मैं देने का वचन देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आरबीआई गवर्नर जो है वो वचन दे रहे हैं कि कल को यहाँ पर आपका 500 रुपए का नोट आपके हाथ में है, जो उसके लिए मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूं, मैं आपको वचन दे रहा हूं कि अगर कल को ये 500 रुपए की नोट की वैल्यू खत्म हो जाती है, मतलब ये 500 का नोट कागज का टुकड़ा हो जाता है, तो ये कागज का टुकड़ा आपके लिए हो सकता है, मार्केट के लिए हो सकता है, कोई और ले ना रहा हो, लेकिन हम उस 500 रुपए के टुकड़े को वापस लेंगे और उसके बदले में आपको क्या देंगे? उसके बदले में हम आपको गोल्ड दे देंगे, उसके बदले हम आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दे देंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसीलिए जितनी भी करेंसी प्रिंट होती है हमारे इंडिया में, वो करेंसी लिमिटेड अमाउंट तक प्रिंट हो सकती है। वो कितने अमाउंट तक प्रिंट हो सकती है? जितना हमारे पास गोल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा पड़ा है, ठीक है, उतनी ही करेंसी इक्विवेलेंट अमाउंट की हम प्रिंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। अगर उससे ज्यादा करोगे, पहली बात तो प्रावधान ही नहीं है, आरबीआई एक्ट में लिखा ही नहीं हुआ है। इनकेस गलती से कर भी दी है, मान लीजिए आपने करनी थी $600, आपने 600 या 600 रुपए, बट 600 यूनिट्स आपने करनी थी, आपने कर दी 650, तो 50 यूनिट के बदले में आप पैसा लाओगे कहाँ से? कल को अगर मार्केट डूब जाती है, कल को वैल्यू खत्म हो जाती है, आप आरबीआई के पास वापस जाते हो पैसा लेकर कि भाई इसके बदले मुझे सोना दे दो, इसके बदले मुझे दूसरे कंट्री करेंसी दे दो, तो कहाँ से दोगे जब आपके पास है ही नहीं? तो इसलिए यहाँ पर प्रॉमिस उसी चीज का किया जाता है जो आपके पास हो, है ना। मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा, मैं तुम्हारे कोई आंच नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलने दूंगा, है ना। इस तरह के बहुत सारे प्रॉमिस होते हैं, और शाम को लड़ाई हो जाती है और आंखों से आंसू छोड़ो, ब्रेकअप हो जाता है ना। तो ये सब चीजें आप जो प्रॉमिस करते हो, उन प्रॉमिस को निभाना सीखना चाहिए, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निभाता है आपका प्रॉमिस। तभी जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो डीमोनेटाइजेशन में आरबीआई ने अपना प्रॉमिस निभाया। आरबीआई ने आपके पुराने नोट 500 1000 के नोट लेकर नए नोट दिए कि नहीं दिए? जैसे मर्जी दिए, देर लगी सवेर लगी, लेकिन आरबीआई ने दे दिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आरबीआई
उतना ही प्रॉमिस करता है, अपनी औकात में ही प्रॉमिस करता है जितना वो पूरा कर सके। इसलिए आज की क्लास से आप क्या सीखे? आज की क्लास से आप ये सीखे कि जितना आपकी औकात में हो उतना ही प्रॉमिस किया जाना चाहिए। इसके अलावा आपको ज्यादा इधर उधर के फुकरापंती नहीं करनी चाहिए। ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं चांद सितारे ले आऊंगा, तुम मेरी हो जाओ, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, है ना। खुद के तो नौकरी के लाले पड़े हैं, उसको तुम प्रॉमिस कर रहे हो, है। वो फिर कहीं वो 2-3 साल ट्राई करती है, उसका भी नहीं होता, उसके मम्मी पापा पहले ही बैठे होते हैं उसकी शादी करने के लिए, वो शादी कर देती है, फिर तुम पीछे गाने गाते हो। तो इसलिए प्रॉमिस उतना ही करो जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इस तरह की चीजें और यहाँ पर रिपोर्ट लिखी है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, जितना समझ में आता है, जितना समझाना था मैंने आपको समझा दिया। राइट। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। आंख में पता नहीं क्या हो गया यार। होल्ड नोट अभी दे सकते हैं क्या? नहीं, अभी नहीं है। अब तो देने जाओगे तो आपको, आप उधर देने जाओगे, उधर पुलिस आपके घर पे पहुंच जाएगी। अगला है रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। रिटेल एंड पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आईएमपीएस है, रुपे है, वीजा है, नैच है, यूएसएसडी है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कुछ चीजें लाइक द चेक ट्रांकेशन सिस्टम, आरटीजीएस, एनईएफटी वगैरह अभी डिस्कस करना, हमने वो किया नहीं है। सिंपल सरल भाषा में इसको यही समझ लो, आरबीआई यहाँ पर जितना भी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उनको रेगुलेट करता है एनपीसीआई के माध्यम से। ठीक है, राइट। ठीक है, तो ये रेगुलेटर एंड पेमेंट सिस्टम, सेटलमेंट सिस्टम पढ़ लेना कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना, जो डिजिटल बैंकिंग में हमने पढ़ा था वही है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पूरे के पूरे इंडिया में जितनी भी बैंक्स हैं उनको इतना क्लोजली मॉनिटर करता है कि उनकी सर्विलियंस चलती रहती है, ऑनगोइंग बेसिस पे चलती रहती है, और कहीं भी कुछ भी चूक ना हो जाए, कहीं पर भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम गड़बड़ा ना जाए, कोई बैंक हिल ना जाए, एक बैंक के डूबने से दूसरा बैंक ना डूब जाए, इस तरह के इंपैक्ट ना पड़े। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर सर्विलियंस चलते रहते हैं, सर्विलियंस करते रहते हैं, अलग अलग मॉडल्स बनाते रहते हैं ताकि हम इस तरह चीज को इंश्योर कर सके। जो पूरी पूरी दुनिया में बहुत बार ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है उसका इंपैक्ट यहाँ पर इंडिया पे बहुत कम पड़े। आपकी हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स हम बनाते रहते हैं जिसके बेस पर हम ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुआ, इसमें भी कुछ खास नहीं था, इसको पढ़ लेना, जितना समझ में आता है ठीक है, बाकी कोई इतना टेंशन मत लेना। नेक्स्ट है डेवलपिंग एंड नर्चरिंग इंस्टीट्यूशन। डेवलपिंग एंड नर्चरिंग इंस्टीट्यूशन मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आरबीआई के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए, जिसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन था, डीआईसीजीसी 1962 में एस्टेब्लिश किया गया था, जिसके तहत क्या किया जाता है, डीआईसीजीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर आपका बैंक में अगर आपका डिपॉजिट पड़ा है, 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट पड़ा है, तो आपका वो पैसा सुरक्षित है। अगर मान लीजिए कोई बैंक डूबता है ना, कोई बैंक डूब जाता है, तो डीआईसीजीसी यहाँ पर एक ऐसी संस्था है जो आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देती है। यानी कि अगर आप डिपॉजिटर, आपके खाते में 4 लाख रुपए पड़े हैं, तो वो 4 लाख रुपए, अगर बैंक डूबता है तो डीआईसीजीसी आपको वो 4 लाख रुपए देगा, बट अप टू मैक्सिमम 5 लाख। अगर आपके खाते में 1 करोड़ रुपए पड़ा है तब भी आपको 5 लाख ही मैक्सिमम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, उससे ज्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इंश्योर करता है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया पहली म्यूचुअल फंड कंट्री का आरबीआई के द्वारा। आईडीबीआई जो है ये यहाँ पर आरबीआई के द्वारा। नबार्ड आरबीआई के द्वारा मैनेज किया गया। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया मनी मार्केट के इंटरमीडिएरी है ये। नेशनल हाउसिंग बैंक, सिक्योरिटी एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर सारे के सारे आरबीआई के द्वारा यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को मैनेज किया गया, इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर बनाया गया। ये यहाँ पर कुछ सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि और भी इंस्टीट्यूशन नहीं, तो और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे,
लेकिन ये मोटा मोटे मैंने इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर दे रखे हैं, इतना ही समझ लो, इतना ही याद कर लो, इसके अलावा तो इसमें से कुछ खास क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो हो गए आज के सारे फंक्शंस जो हमने आज की क्लास में हमने पढ़े हैं, देखे हैं। सारे आरबी के फंक्शन मॉनेटरी पॉलिसी को छोड़कर मैंने सारे आपको करवा दिए। ठीक है, ये सारे लाइन थी, सारे मैंने आपको करवा दिए हैं जितने आपको करवाने थे। आज की क्लास में कक्षा में इतना ही था। अगर आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है, आप रुक सकते हो, पूछ सकते हो। नहीं कोई समस्या, नहीं कोई डाउट, तो आप जा सकते हो। ठीक है, ओके। ये डिपेंड करता है उस दिन का टॉपिक कितना बड़ा रहा। जरूरी नहीं है कि कुछ टॉपिक पिछले क्लासेस के पेंडिंग पड़े हैं तो मैं हो सकता है फिर डेढ़ घंटा क्लास ले लूँ, है ना। तो डिपेंड करता है, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैं क्लास का टाइमिंग कभी 1 से 1.5 घंटा हमेशा बोलता हूँ। सर बता दीजिए, क्या बता दें, बताओ, पूछो क्या पूछना है। 10:30 ही करेंगे यार, मेरी क्लास कंटिन्यूटी में होती है तो इस चक्कर में फिर 10:30 ही करवा पाऊंगा मैं। सर इस कोर्स में बता दें। अगर आपने पिछला नहीं किया है तो ये कोर्स कर लो, है ना। पिछला नहीं किया तो फिर इसको कर लो। 2000 का नोट बंद क्यों हुआ, सही था या गलत? देखो यार, सही या गलत मैं कुछ पॉइंट आउट करने में सक्षम नहीं हूँ। जो था सरकार का फैसला था, है ना, और सरकार के द्वारा फैसला किया गया बिल्कुल मान्य होता है, बिल्कुल सही होता है। क्रिटिकल रीजनिंग का पहला रूल, वन ऑफ द रूल ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, कि सरकार ने जो कर दिया वो सही है बस, है ना। उस पर बहसबाजी करने का कोई तुक बनता नहीं है, जो था बढ़िया था, है ना। सर ये जो अभी 2000 के नोट अभी आरबीआई ले रहा है, तुम ये बोले वापस कुछ नोट देगा या नहीं? 2000 के ले रहे हो तो वापस तो देगा भाई, कहाँ जी रहे हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? हाँ वो भी है, सब्सिडरी है। मैंने वही कहा कि ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और भी हैं, है ना। अब वो कितने इंस्टीट्यूशंस याद करोगे, आई डोंट थिंक, मतलब तो भाई एक दिन ऐसा होगा कि एक पूरा लेक्चर आरबी की सब्सिडरी बन जाएगा। ठीक है, तो सर बैंकिंग के भी अपलोड कर दो। स्टडी नहीं थी बनी, वो क्रॉसवर्ड पे आएंगे एग्जाम से पहले, मैं कर दूंगा अपलोड। सर एक बात पूछो, आरबी ने कहा था कि जितना करेंसी प्रिंट हुआ सब आरबी के पास वापस चले गए, लेकिन बहुत सारे पर्सन है जिन्होंने 5,000 की नोट निकाला। होता है, अब आरबी के पास वापस चले गए नहीं चले गए, अब आरबी तो कहेगा ना वापस आ गए। वो आरबीआई तो कहता ही है वापस आ गए, सरकार ने कहा कि बता दो भाई, बोल दो वापस आ गए, उन्होंने बोल दिया वापस आ गए, बात खत्म। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। अब क्या कह सकते हो उसमें। हिंदी सीए देता तो हूँ, हिंदी पिछले महीने की दी तो है, एप्लीकेशन अपलोडेड है। कंप्यूटर फ्री है, नोटबुक सीरीज में जाओ, नोटबुक सीरीज पूरी फ्री पड़ी है यार। तो तुम करोगे नहीं तो क्या, उसके अंदर कंप्यूटर क्विज भी पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव फ्री दे दिया तुम्हें, है ना, और क्या चाहिए यार। नोटबुक से 20,000 क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस के फ्री दे दिए, तुम लोग करते नहीं हो। ठीक है, नहीं ऐसे और कितनी क्लासेस नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। आपके टॉपिक दे रखे हैं, उन कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा करा रखे हैं बस। ऐसे मैं कुछ कह नहीं सकता अपनी तरफ से कितने एक्स्ट्रा, वो आपको खुद ही समझना पड़े, देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे एक्स्ट्रा नहीं है। बस इस बार इसमें मैंने ये किया था कि पिछली बार मान लीजिए एक कोर्स को मैंने एक चैप्टर में दिया था, बाद में वो कुछ पेंडिंग रह गया था, तो इसलिए मैंने उस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पढ़ाया वही है। नोट जला दिए जाके, मैं यार आई कांट कमेंट ऑन दिस, जो भी किया गया आपके द्वारा किया गया, अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना। ये आते हैं तो छूट जो मार्केट में ज्यादा नहीं हो जाएगा नोट, उसका लायबिलिटी किसका? ब्लैक मनी दूसरे मार्केट से मनी आती है तो वो ज्यादा मार्केट में ज्यादा नहीं हो जाएगा उसकी लायबिलिटी? कभी भी ज्यादा नहीं होता, पैसा तो उतना ही है जितना है, ज्यादा नहीं होता, व्हाइट या ब्लैक होता है।
है ना। अगर आरबी ने 100 प्रिंट किए हैं तो 100 ही होंगे ना। ब्लैक मनी आप बात नहीं कर, आप नकली नोट की बात कर रहे हो कि नकली नोट यहाँ पर उनका क्या है। तो नकली नोट की लाइबिलिटी थोड़ी ना, नकली नोट आप बैंक में जाकर दो तो बैंक वाले दे लेंगे ही नहीं नकली नोट, वो आरबीआई की लाइबिलिटी नहीं है नकली नोट, है ना। ठीक है, हाँ डिस्क्रिप्टिव नोटबुक में है तो सही, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब देखो इसका मतलब तुमने नोटबुक सीरीज खोल के ही देखी। तुम लोगों को नोटबुक की वैल्यू पता नहीं। पिछले साल के सीरीज जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है ना, जो मेरे से पढ़ते थे, उनसे नोटबुक की वैल्यूज पूछना कभी अगर कोई मिले तो, जो मेरे से पढ़ते थे कि नोटबुक सीरीज भाई किया था, वो ऐसा बताएगा नोटबुक सीरीज के बारे में, तुम लोग अभी भी उससे पीछे हटे हो कि भाई सर नोटबुक अरे कर लेंगे सर, क्या फर्क पड़ता है ना। लोगों ने पिछले साल पैसे दे दे के किया था, इस बार तुम्हें फ्री में मिल रहा है इसलिए तुम लोग उसकी वैल्यू नहीं कर रहे। जब तुम करना शुरू करोगे ना तब तुम बोलोगे अरे यार ये क्या चीज थी भाई, अभी तक किया क्यों नहीं हमने। चलो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। एंड ऑल सुबह।